फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में पड़ा। क्या आप जानते हो कि यूरोप और एशिया जैसे देशों में इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड उठने लगे थे, इनके नए नए आइडियाज डेवलप होने लगे थे। साथ ही साथ सोसाइटी में चेंजेस लाने को भी आवाज उठ रहे थे। इनफैक्ट जो सोसाइटी स्ट्रक्चर था उसमें ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। नए अथॉरिटी आए सोशल पावर के, उनको लेकर के डिस्कशन शुरू हुआ। दुनिया भर के अलग अलग लीडर्स अलग अलग देशों से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने लगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो। साथ ही साथ उसी वक्त कॉलोनीज में डेवलपमेंट हो रहे थे, जिनके कारण जो सोसाइटल चेंज का आइडिया है वो एक नया रूप लेने लगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था वो अलग अलग था। कुछ ग्रुप चाहते थे कि पूरी तरीके से सोसाइटी चेंज हो जाए, जबकि कुछ चाहते थे कि पूरी तरीके से नहीं बल्कि थोड़े छोटे मोटे बदलाव आए, जबकि कुछ कहते थे कि बदलाव आए बट राइट्स लिमिटेड हो। इस तरीके से सोसाइटी यूरोप की 3 हिस्सों में बट गई थी। ये 3 थे कंजर्वेटिव्स, रैडिकल्स और लिबरल्स। और इसी बीच हुआ आपका रशियन रिवॉल्यूशन, जहां सोशलिज्म का आइडिया लोगों के दिलो दिमाग में चढ़ रहा था। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में कि ये सोशलिज्म क्या है और आखिरकार रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ क्यों और ये हुआ कैसे। My dear students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम जानेंगे कि सोशलिज्म कौन सा आइडिया है और सोशलिज्म किस तरीके से पूरे यूरोप में फैला और सोसाइटी में चेंजेस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल रहा। फिर अल्टीमेटली हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे ये सोशलिज्म रशियन रिवॉल्यूशन का कारण बना। तो चलो आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट करते समय कि ये जो 3 आइडियाज जो वहाँ डेवलप हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में, ये कौन कौन से आइडियाज थे और इनके आइडियाज के जो थिंकर्स थे, इन आइडिया के जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, इनको क्या कहा जाता था। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल कहलाते थे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब एक एक करके डील करते हैं भाई कि आखिर ये थे कौन। तो शुरू करते हैं लिबरल से। लिबरल लिबर वर्ड से अराइज हुआ है और लिबर वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्री होना, यानी कि ये वो ग्रुप था जो फ्रीडम की बातें करता था। ये ग्रुप कहता था कि हर एक को राइट टू सेफगार्ड मिलना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ये एक ऐसा देश चाहते थे जो हर रिलीजन को टॉलरेट करे। साथ ही साथ इनका ये भी डिमांड था कि नई सरकार बने, और ये जो नई सरकार होगी पता है कैसी होगी। ये नई सरकार जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगी, इलेक्टेड होगी और पार्लियामेंट्री होगी, और साथ साथ इस तरह के गवर्नेंस में जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंट होगी, ताकि कोई भी अपने पावर को ज्यादा एक्सरसाइज ना कर सके। ये लोग ना राजा सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। हाँ, बट इनको ना हम डेमोक्रेट नहीं कह सकते। नो डाउट ये फ्रीडम की बातें करते थे, ये राइट्स की बातें करते थे, बट ये राइट्स की बातें करते थे उन लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी होता था, उनके लिए नहीं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी। ये इलेक्शंस की बातें करते थे, ये कहते थे कि लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, बट किन लोगों को, उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी हो। इसीलिए इन्हें हम डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते हैं। तो समझ गए लिबरल्स। लिबरल कौन थे, तो वो ग्रुप था जो कि इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड करना चाहता था गवर्नमेंट से। ये अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स के अगेंस्ट थे। ये ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें हर रिलीजन रहे। ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे विद इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बट अनफॉर्चुनेटली इनको हम डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे।
अब देखते हैं दूसरा ग्रुप जो कि था रेडिकल्स। रेडिकल्स पता है कौन ग्रुप था? ये वो ग्रुप था जो कि बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, जो लैंड ओनर्स होते थे और अमीर फैक्ट्री ओनर्स जो थे, ये इनको जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, इनको जितनी सारी आज़ादी दी गई है, उन सबके अगेंस्ट थे। इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत नहीं था, बट हाँ इनको इस बात से दिक्कत था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी गिने चुने हाथों में क्यों है, इस पे तो हर एक का हक होना चाहिए। इनफैक्ट ये विमेन के राइट्स के बारे में भी बात करते थे और विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स को सपोर्ट भी करते थे। ये विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट क्या है? तो विमेन सफ्रेगेट यानी कि विमेन डिमांड कर रही है राइट टू वोट। तो विमेन के फेवर में जो राइट टू वोट मूवमेंट है उसको विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो मेजॉरिटी पे बेस्ड हो, मतलब कि उस रीजन में जो ग्रुप मेजॉरिटी में है उनके द्वारा गवर्नमेंट बनाया जाना चाहिए। क्लियर? तो ये थे रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? तो ये वो ग्रुप था जो गवर्नमेंट कैसा चाहता था? मेजॉरिटी बेस्ड चाहता था। किसके अगेंस्ट था? तो प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। और किसके अगेंस्ट थे ये? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। लेकिन किस टाइप का प्राइवेट प्रॉपर्टी? मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ गिने चुने हाथों में हो, ये उन बात के अगेंस्ट थे। और किनको सपोर्ट कर रहे थे? तो विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे ये। तो ये थे रेडिकल्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द थर्ड ग्रुप, जो कौन थे? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स पता है रेडिकल्स और लिबरल से बिल्कुल ऑपोजिट थे। इनका कहना था ना कि राजा का सिस्टम ही कंटिन्यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वह हमारा पास्ट है और पास्ट का इज्जत होना चाहिए। तो जो पुरानी संस्कृति है हमारी, जो पुराने कायदे कानून है वही चलेंगे। बट यस, इनके भी दिमाग में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर हुआ था, तो थोड़ा सा दिमाग कहते हैं ना खुल गया। तो इनका भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण थोड़ा सा दिमाग खुला, तो ये लोग बात तो मान गए कि ठीक है हम लोग भी बदलाव लाएंगे। बट इनका कहना था कि आप हर चीज़ को बदल नहीं सकते हो, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा हिस्ट्री है, ये रूलिंग सिस्टम जो मोनार्कियल सिस्टम है, ये जो प्रॉपर्टी ओनर्स को वोटिंग राइट्स है, ये सारा हमारा पास्ट है और इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। नो डाउट हम चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, बट ये चेंजेस कैसे होने चाहिए? तो ये चेंजेस आपके स्लो होंगे। ओके, क्लियर है? तो समझ में आ गया कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो कंजर्वेटिव्स वो थे जो कि चेंजेस पे बिलीव करते थे बट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। इनका मानना था कि पास्ट को रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से आ सकता है हुवर कंजर्वेटिव्स, हुवर रेडिकल्स, हुवर लिबरल्स, ऐसे आ सकता है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है क्योंकि मैंने अभी सब दिन में दिखाया कि 4-4 पॉइंट्स तो मिनिमम है ही। और ऐसे भी आ सकता है कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या थे। तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान से याद कर लोगे। ओके, सो ये था लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कि यूरोप की सोसाइटी, रशिया की सोसाइटी कैसी थी और वहाँ पर पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ और सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। अब देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सिनेरियो था, इस सिनेरियो में ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक। वैरायटी ऑफ चेंजेस देखने को मिल रहे थे, जैसे नए नए शहर डेवलप होने शुरू हो गए, साथ साथ में नई इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होने लगे। इसी बीच आपका रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा और इसी के बीच में आया क्या? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिस समय नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जो साथ साथ में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए और अर्बनाइजेशन भी लेकर के आए। बट इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ पता है कुछ परेशानियां भी जुड़ी थी। ये परेशानियां इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या क्या परेशानियां थी? तो सबसे पहली बात, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन सारे कोई फैक्ट्री आ गए। अब फैक्ट्री होता था शहर पे, तो गांव से लोग जो है वो आ जाते थे नौकरी की तलाश में शहर। जैसे उनको पता चला कि नौकरी मिल रही है, सबके सब दौड़े दौड़े पहुंचे। अब ये जो फैक्ट्रीज होते थे, इन फैक्ट्रीज में वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे
और सैलरी कम होते थे। अब भाई सैलरी कम और वर्किंग आवर्स ज़्यादा क्यों? वो इसलिए ना कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट का डिमांड था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो देयर वॉज अ सरप्लस लेबर, लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। चूंकि वर्कर्स ज़्यादा थे तो फैक्ट्री ओनर्स जो है वो जैसे चाहे उनसे काम करवा सकते थे, इसीलिए जिनको वो अपॉइंट करते उनसे ज़्यादा घंटे काम करवाते और उनको सैलरी मियगो मत देते, मतलब कि बहुत कम देते। एंड आपको पता है भले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, बट फिर भी इन इंडस्ट्री से उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सका जितना पॉपुलेशन था। इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन हो गई एंड बहुत सारे लोग तो नौकरी का नाम सुन के फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी कि चक्कर में शहर आ गए। इसके कारण क्या हुआ, शहर जो है वो स्लम में कन्वर्ट होने लगा, हाउसिंग और सैनिटेशन की बहुत सारी परेशानियां होने लग गई। क्लियर यहाँ तक? अब इसी बीच में लिबरल्स और रैडिकल्स ये अपने आइडियाज को पॉपुलराइज करने लगे। भाई कैसे पॉपुलराइज करने लगे तो देखते हैं। तो देखो, नॉर्मली जितने इंडस्ट्री सेटअप किए गए थे अंडर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थे, मतलब कि किसी बड़े अमीर वेल्दी पर्सन के द्वारा वो इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। इनफैक्ट इनमें से तो फैक्ट्री ओनर्स जो बहुत सारे थे वो लिबरल या रैडिकल के ही ग्रुप को बिलोंग करते थे, और ये लोग पता है ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू ही बहुत सारा पैसा कमाए थे। हाँ, बट इनकी सोच बड़ी अच्छी थी। इनका मानना था ना कि अगर चाहते हो कि देश तरक्की करे और तुम्हारी कमाई ज़्यादा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो वर्क फोर्स है, यानी कि जो लेबर है, जो काम करने वाले हैं इकोनॉमी में, वर्किंग क्लास जो है, उनको हेल्दी होना ज़रूरी है और साथ साथ पढ़ा लिखा होना भी, तभी हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। एंड ये लोग पता है अरिस्टोक्रेसी के भी अगेंस्ट थे कि भाई इतना लाड प्यार अरिस्टोक्रेसी को मत दो, वो लोग कोई प्रोडक्शन का काम कैरी आउट नहीं करता है। प्रोडक्शन कौन कैरी आउट करता है? तो प्रोडक्शन का काम कैरी आउट करते हैं ये वर्क फोर्स। तो ध्यान देना है तो किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? इन वर्क फोर्स को हेल्दी और एजुकेटेड बनाने में। तो ये था लिबरल और रेडिकल का सोच। ओके, साथ में इनका ये भी मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर और एंटरप्राइज, इसका बहुत वैल्यू होता है। अगर कोई एक ठान ले काम करना और वो मेहनत करे और कोशिश करे और वो रिस्क लेने को रेडी हो, एंटरप्राइज मतलब रिस्क बियरर, ठीक है, रिस्क लेने की अगर कैपेसिटी है तो भाई डेवलपमेंट बहुत आसान है। जैसे इनका कहना था कि अगर इंडिविजुअल्स को आप फ्रीडम दे देते हो, जैसे कि पुअर जो है वो आसानी से लेबर कर सकते हैं और जिनके पास कैपिटल है वो बिना किसी रुकावट के अगर अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो नो डाउट आने वाले समय में हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। एंड इनकी बातों को बहुत सपोर्ट मिला था। इनफैक्ट बहुत सारे वर्कर्स जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वो तो रैलियां तक निकाल रहे थे लिबरल्स एंड रेडिकल्स के साथ 19th सेंचुरी में, और इनके आइडियाज को पॉपुलराइज करने में हेल्प आउट कर रहे थे। वैसे ही एक और ग्रुप था जिसका नाम था नेशनलिस्ट, जो कि नेशन के फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे। इनका कहना था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दो पूरी तरीके से और एक ऐसा कंट्री बनाओ जो कि नेशन हो मतलब कि इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पर पे हर सिटीजन के पास इक्वल राइट्स हो। और ये तभी पॉसिबल है जब रिवोल्यूशन हो, यानी कि लोग मिलकर के आवाज उठाए और आवाज उठा करके मोनार्की को क्या करे, ओवरथ्रो कर दे, फेंक दे, यानी कि हटा दे। इन्हीं में से पता है एक रिवोल्यूशनरी थे गिसेप मैजिनी। इन्होंने ना इटली में चुपके से अपना रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया और वहां पर पे इटली यूनिफिकेशन को इन्होंने अचीव किया। तो ये थे आपके नेशनलिस्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखना है कि आखिरकार यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना। और होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हाँ, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, बट बिफोर दैट मुझे ज़रा सा एक बार रिवाइज करवाने दो जो मैंने अभी तक बताया। मैंने सबसे पहले बताया 3 सेक्शन के बारे में सोसाइटी का। ये थे लिबरल, रैडिकल और कंजर्वेटिव्स। इन तीनों को आप अच्छे से देख लोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
फिर दूसरा हम लोग देखें कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे डेवलप हुआ, जिसमें हम लोग जाने कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आया, रेलवे एक्सपैंड होने लगा, इसी बीच इंडस्ट्री डेवलप हुई, और ये जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ विथ रेलवे एक्सपेंशन, इसके कारण बहुत सारी परेशानियां भी आई। हमने उन परेशानियों को भी देखा, ये परेशानियां भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने देखा कि इन परेशानियों को सुलझाने में लिबरल, रैडिकल और नेशनलिस्ट का क्या रोल रहा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार यूरोप में सोशलिज्म की एंट्री कैसे हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली मैंने अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर दिया है। और यस, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से एक लाइक बटन, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी तो चाहिए नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। एंड यस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हो और ये नहीं चाहते हो कि आपको वीडियोस ढूंढना पड़े जगह जगह जा करके, तो जल्दी से कौन सा बटन क्लिक करना है? यस, बेल आइकन क्लिक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।